जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश है जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, इधर हम कई दिनों से वीडियो नहीं पहुंच पा रही थी, तो कुछ कारण ऐसे थे कि वीडियो बन नहीं पाई। तो अब लगातार वीडियो हमारी आप लोगों के पास पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने ज्योग्राफी का क्वेश्चन उठाया है और ज्योग्राफी में वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हुए हैं। फ़र्क क्या है कि हमने जो क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं वो हमने चैप्टर वाइज अलग अलग किया। थोड़ा सा मेहनत ज़रूर पड़ी, लेकिन उसको हमने अलग अलग किया चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज हम हर सब्जेक्ट का एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी के क्वेश्चन को आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो दोस्तों, हमने 20 क्वेश्चन का सेट बनाया है, जिससे आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो, कोई दिक्कत भी ना हो। छोटी छोटी वीडियो हमने उठाया है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भारत का सामान्य परिचय। तो उस भारत का सामान्य परिचय सेट नंबर 1 है और क्वेश्चन 1 से 20 तक हमने रखा है। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो भारत विश्व में किस नंबर का सबसे बड़ा देश है दोस्तों? तो नंबर अगर हम बात करते हैं तो 7वां नंबर का आता है। तो 7वें पे भारत है। अगर हम बात करते हैं कि पहले पे कौन सा आ जाता है दोस्तों, तो पहले पे हमारा आ जाता है रूस है। रूस के बाद हमारा आ जाता है दोस्तों रूस है, हम नोट कर देते हैं। पहला हमारा आ जाता है रूस आ जाता है। फिर आ जाता है कनाडा के बाद हमारा आ जाता है अमेरिका आ जाता है दोस्तों। अमेरिका के बाद चीन आ जाता है। चीन के बाद आपका आ जाता है ब्राज़ील। तो चीन के बाद ब्राज़ील आ जाता है। ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका आ जाता है भारत। तो भारत 7वें नंबर का क्षेत्रफल के दृष्टि से देश है। और अगर हम बात करते हैं कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास कितना क्षेत्रफल है, तो दोस्तों 2.42% है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन वही क्वेश्चन जो अभी हम बता रहे थे, कहता भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो ये जाएगा 2.42%। तो 2.42% है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, भारत का प्रमुखतया एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। तो कारण क्या है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो दोस्तों हमने 4 ऑप्शन ले दिया है। पहला ऑप्शन हमारा आ जाता है अक्षांशीय विस्तार के कारण, देशांतरी विस्तार के कारण, क्षेत्रीय विस्तार के कारण या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि भारत जो है ज़्यादातर क्षेत्र हमारा आ जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इसलिए हमारा आंसर जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्योंकि कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक यानी दोनों गोलार्धों में ये हमारा आ जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है। तो इसलिए भारत का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा एक सर्किल हम खींच देते हैं चारों दिशाओं में। ये हमारा चारों दिशाओं में आ जाता है। अगर हम उत्तर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा आ जाता है इंदिरा काल। तो दोस्तों इंदिरा काल ये आपका पड़ जाता है कश्मीर में। और अगर हम बात करते हैं नीचे, तो इंदिरा पॉइंट दोस्तों आ जाता है। इंदिरा पॉइंट ये आपका आ जाता है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार यानी कन्याकुमारी में
अंडमान निकोबार में आ जाता है। अगर हम पूरब में बात करते हैं दोस्तों तो क्योथू आ जाता है। क्योथू कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो क्योथू पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो गोरमोता दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये कच्छ गुजरात में पड़ता है दोस्तों। तो कच्छ गुजरात में आ जाता है। तो कच्छ गुजरात, ये गुजरात का हिस्सा आ जाता है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? तो क्योथू अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? तो जल निकाय कौन सा भारत के दक्षिण में स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा आ जाता है प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर। अगर हम बात करते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में दोस्तों हमारा आ जाता है अरबियन सागर। अब अगर हम दक्षिण की बात कर लेते हैं तो हिंद महासागर है। अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में आ जाता है दोस्तों। तो हमारा आंसर जाएगा अरब सागर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया है। कहता है बरसात बिंदु, हाँ, पिरामिडल बिंदु, पाइथन बिंदु, पिगमिलियन पॉइंट। तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पिगमिलियन बिंदु या पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है। इसका एक और भी नाम है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं पार्सन। तो पार्सन से पॉइंट कहा जाता है, पार्सन पॉइंट कहा जाता है दोस्तों। तो हमारा आंसर जाएगा पिगमिलियन पॉइंट। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि भारत किस गोलार्ध में है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ से एक रेखा आ रही है जिसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा आ रही है और ये हमारी एक कर्क रेखा जा रही है और भारत इसी में स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें ये जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में डिवाइड करती है और देशांतर रेखा पूर्वी और पश्चिमी भागों में डिवाइड करती है। तो इस एरिया में भारत स्थित है। तो भारत हमारा कौन सा एरिया जाएगा? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में दोस्तों स्थित है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो भारत के पश्चिम में एक क्वेश्चन अभी निकला है कि भारत के पश्चिम में तो अरबियन सागर जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिणतम बिंदु अभी हमने सर्किल बना के बताया था कि दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो बिल्कुल भारत का जो दूरी है भूमध्य रेखा से, तो हमारा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और इंदिरा पॉइंट से 876 किलोमीटर दोस्तों हमारा भूमध्य रेखा पड़ता है। अब हम आ जाते हैं भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है दोस्तों ये आपका गोरमोता जो कच्छ गुजरात में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों हम आते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि यम एक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र का भ्रमण करना चाहता है। यम माना किसी व्यक्ति का नाम है, किसी भी चीज का नाम है। कहता है जो संघ राज्य क्षेत्र का भ्रमण करना चाहता है जो 34 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट में स्थित है, उसने निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में जाने की योजना बनाई? तो दोस्तों 4 ऑप्शन ले दिया है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पांडुचेरी, तो लद्दाख। तो दोस्तों मैं आपको बता दें लद्दाख जो है
ये आपका नॉर्थ में 34 डिग्री और पूर्व में यानी ईस्ट में 77 डिग्री पर स्थित है। तो हमारा आंसर जाएगा लद्दाख। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में कौन काटता, यानी भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा डिवाइड करती है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान करना है। तो राज्य की पहचान करना है दोस्तों, तो हम आपको बता दें, पहला ऑप्शन कहता है कि कर्क रेखा उस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है, माने कौन सा राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब आ जाता है इस राज्य का उत्तर दक्षिण का विस्तार अधिक है। तो उत्तर दक्षिण का विस्तार अधिक है। इस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। तो दोस्तों कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है, तो 4 ऑप्शन हमने दे दिया है। त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है, तो मणिपुर। तो ये हमारा दोस्तों आंसर जाएगा मिजोरम। मिजोरम है जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा को छूता है, वह है मिजोरम। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम आ जाते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचान कीजिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम की क्रम में लगाना है। तो पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है। तो दोस्तों हमने अभी आप लोगों से चर्चा किया था कि भारत किन किन राज्यों से गुजरता है। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस में हम लोग चलते हैं। हमने बोला था पश्चिम में गुजरात से शुरू होती है, फिर बंगाल में भी कर्क रेखा गई है, उत्तर प्रदेश में कर्क रेखा नहीं गई है, झारखंड में कर्क रेखा गई है, मध्य प्रदेश में नहीं गई है, बिहार में नहीं गई है, छत्तीसगढ़ में गई है। तो ये तो हो गया गुजरात। और क्रम अगर हम बैठाते हैं, गुजरात नंबर 1 पे जाएगा, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ झारखंड हो गया। तो इतने राज्य हैं, लेकिन हमको बैक में चलना है, पूरब से पश्चिम चलना है। तो पहले हमारा नंबर 1 पे आ जाएगा बंगाल। बंगाल के बाद हम 2 पे आ जाएंगे। हाँ, मध्य प्रदेश से गई है भाई, सॉरी मध्य प्रदेश से गुजरी है। तो अब हम आ जाते हैं नंबर 1 पे बंगाल आ गया। इसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 2 पर झारखंड आ जाता है, नंबर 3 पर छत्तीसगढ़ आ जाता है, चूँकि हम पूरब से पश्चिम आ रहे हैं। 4 पे मध्य प्रदेश आ जाता है और 5 पे गुजरात आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों। अब आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि हाँ उल्टा चलना है। तो हमारा पहले पर हम आ जाते हैं 2 होना चाहिए, 2 हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हमारा आ जाएगा चौथा होना चाहिए, तो पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कैसे नहीं बैठ रहा है भाई। कहता है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक क्रम है। तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा झारखंड, फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा गुजरात। तो ये इनका क्रम होना चाहिए, इस हिसाब से बिठा लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो क्वेश्चन भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। कहता हैदराबाद, भुवनेश्वर,
पणजी बम्बई। तो औसत अगर हम देखते हैं दोस्तों तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पणजी गोवा की राजधानी है और गोवा महाराष्ट्र के नीचे बगल में पड़ जाता है। किस देशांतर को भारत का मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि भारत का जो मध्याह्न रेखा है वो 82.5, तो दोस्तों 82.5 है और 5 राज्यों से गुजर रही है। 82.5, हाँ 82.5 पूरब में 5 राज्यों से गुजर रही है। ये राज्य कौन से दोस्तों आ जाते हैं, यूपी आ जाता है, फिर आ जाता है आंध्र प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है और यूपी आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़, उड़ीसा आ जाता है और मध्य प्रदेश। ठीक है भाई, तो मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश। तो इतने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों 82.5। ठीक है, तो भारत का जो 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है वो इन 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय मानक मयोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन राज्य नहीं है? तो अभी हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि इनमें से बिहार नहीं है, बाकी हमने बता दिया था कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इन राज्यों से होकर के 82.5 देशांतर गुजर रही है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय में क्या डिफरेंस है? तो देखिए हम आपको बता दें, 0 देशांतर। तो 0 देशांतर जिसको हम लोग बोलते ग्रीनविच, ये लंदन से गुजरी है। तो ग्रीनविच से अगर हम पूरब में जाते हैं, ग्रीनविच से अगर हम पूरब में जाते हैं तो हमारा समय बढ़ेगा, अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो समय घटेगा। और पृथ्वी को एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी 4 मिनट में पृथ्वी एक देशांतर पार करती है। तो पृथ्वी को कितना देशांतर पार करना है दोस्तों? तो 82.5 देशांतर पार करना है। तो 82.5 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 5 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा, यानी 5.5 घंटे का दोस्तों समय लगेगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की गणना, ठीक है, कहाँ से की जाती है? माने जो 82.5 देशांतर गुजरा है ये नैनी मिर्जापुर माना जाता है। तो नैनी मिर्जापुर से गुजरा है दोस्तों, तो आंसर मिर्जापुर जाएगा। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री पर स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि भारत भूमध्य रेखा से कितने डिग्री पर स्थित है। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हमने आप लोगों को सर्किल बनाई थी, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये हमारी देशांतर रेखा है और भारत हमारा यहाँ स्थित है। तो भारत हमारा दोस्तों यहाँ स्थित है। तो भारत कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 उत्तर, 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 उत्तर तक स्थित है। ठीक, अगर हम पूरब की बात करते हैं दोस्तों तो 68 डिग्री 7 पूर्व में और 97 डिग्री 25 पूर्व में स्थित है। तो ये भारत का अक्षांश देशांतर है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 8 डिग्री आंसर जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों 20 क्वेश्चन का सेट हमारा समाप्त हुआ और फिर हम लोग अगली वीडियो में इसी के आगे मिलेंगे, जो हमारा 21 नंबर से क्वेश्चन चालू होगा। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। और चलिए, जय हिंद, जय भारत।